हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन है प्रतिनिधित्व से, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। एक प्रतिनिधि को एक साथ दो प्रकार के कार्य या कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। एक प्रतिनिधि को एक साथ दो प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। क्या दो कर्तव्य कौन कौन से भाई? चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, एक तो अपनी जात के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में। भाई ऐसा जात पात नहीं देखी जाती। दूसरा देखिए अब ऑप्शन, एक तो अपने मतदाता के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में। तीसरा देखें, एक तो स्थानीय हितों के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा अपने प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में। और ऑप्शन दा भी देख लें, एक तो अपने मतदाताओं और निर्वाचन क्षेत्र के अभिकर्ता के रूप में तथा दूसरा समस्त जनता के प्रतिनिधि के रूप में। एक तो अपने मतदाताओं और निर्वाचन क्षेत्र के अभिकर्ता के रूप में तथा दूसरा समस्त जनता के प्रतिनिधि के रूप में। हाँ भाई, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। इससे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। इससे ये ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। संसद विभिन्न और प्रतिकूल हितों के राजदूतों की कोई कांग्रेस नहीं है। संसद विभिन्न और प्रतिकूल हितों के राजदूतों की कोई कांग्रेस नहीं है, जिसमें प्रत्येक अपने हित की सुरक्षा के लिए एक अभिकर्ता और वकील की तरह अन्य अभिकर्ताओं और वकीलों का विरोध करें। संसद एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा है, जिसका एक हित होता है। इसमें राष्ट्र की समस्त जनता का हित निहित है। प्रतिनिधित्व के बारे में ये विचार किसने दिया भाई? तो ये प्लेटो ने दिया है, या गांधी ने दिया है, या वर्क ने दिया है, या लास्की ने। फिर से भाई प्रश्न को देख लें। संसद विभिन्न और प्रतिकूल हितों के राजदूतों की कोई कांग्रेस नहीं है, जिसमें प्रत्येक अपने हित की सुरक्षा के लिए एक अभिकर्ता और वकील की तरह अन्य अभिकर्ताओं और वकीलों का विरोध करें। संसद एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा है, जिसका एक हित होता है। इसमें राष्ट्र की समस्त जनता का हित निहित है। ऐसा विचार देने वाले वर्क महोदय हैं भाई। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रचलित है भाई। तो अधिकांश देशों में क्या प्रचलित है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या संचयी पद्धति। तो वर्तमान में अधिकांश देशों में क्या प्रचलित है भाई? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रचलित है भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व भी है, पर प्रादेशिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व रहेगा तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे उत्तर नहीं लगाना है। वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है, परंतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व रहेगा तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे आपको उत्तर नहीं लगाना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ। चौथे पे आ जाते हैं। इसमें देश के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? संचयी पद्धति, या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें देश के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को प्रादेशिक
निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं भाई? इस पद्धति को बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। चलिए भाई पीछे थोड़ा देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रचलित है। भाई इसमें थोड़ा सुधार कर लेंगे, इस प्रश्न नंबर 3 में थोड़ा सुधार करेंगे। वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रचलित है, तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रचलित है नहीं, अधिकांश देशों में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है। भाई ये आनुपातिक नहीं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व रहेगा, तो इस पर आपको सही उत्तर करना है, आनुपातिक पे नहीं करना है। भाई प्रश्न नंबर 3 पे अभी इसका ऑप्शन साफ बता दिया गया था, पर नहीं, जो सही ऑप्शन है वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रचलित है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 4 में देख चुके हैं, इसमें देश के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। इस पद्धति को बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रमुख गुण क्या है? ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। यह एक सामान्य व्यवहारिक एवं सुगम प्रणाली है। या विधायिका में व्यवसायिक हितों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, या विभिन्न गुटों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके जन इच्छा की उपयुक्त अभिव्यक्ति की जाती है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रमुख गुण का है, तो प्रमुख गुण है यह है कि ये एक सामान्य व्यवहारिक एवं सुगम प्रणाली है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का गुण आपको बताना है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का गुण कौन सा है? ऑप्शन आ देख लें, इससे विधायिका में दलों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ये गुण नहीं है भाई। आगे आ जाएं। ये विधायिका में अस्थायी बहुमत प्रदान करती है और सरकारी गतिविधियों के शांतिपूर्वक कार्य संचालन को सुनिश्चित करती है। अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, या निर्वाचन में छोटे छोटे राजनीतिक दलों का सीधा प्रतिनिधित्व हो जाता है। नहीं भाई, ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ये विधायिका में अस्थायी बहुमत प्रदान करती है और सरकारी गतिविधियों के शांतिपूर्वक कार्य संचालन को सुनिश्चित करती है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली का गुण नहीं है। प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली का गुण नहीं है भाई। क्या गुण नहीं है? यह एक सामान्य व्यवहारिक और सुगम प्रणाली है। ये गुण है भाई। इससे मतदाता और प्रतिनिधि के बीच सही समझ और आदर सम्मान के संबंध स्थापित होते हैं। ये भी गुण है। इसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। ये गुण नहीं है भाई, इसके लक्षण है, गुण नहीं है। ये विधायिका में अस्थायी बहुमत प्रदान करती है, ये गुण है। तो ये गुण नहीं है, ऑप्शन सा गुण नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली में गैरीमैंडरिक गोलमार करना का सूत्रपात होता है? प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली में से गैरीमैंडरिक का सूत्रपात्र होता है? तो ये व्यावसायिक प्रणाली से में, या प्रादेशिक, या आनुपातिक, या पृथक निर्वाचन प्रणाली में। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली से गैरीमैंडरिक का सूत्रपात होता है? तो प्रतिनिधित्व की ये प्रादेशिक प्रणाली है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं।
इस प्रकार केवल बहुसंख्यक मत ही इसका आधार है। क्या बोला भाई? इस प्रकार केवल बहुसंख्यक मत ही इसका आधार है, ना कि स्पष्ट बहुमत। यह वक्तव्य प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली के बारे में कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के बारे में है, या व्यवसायिक के, या संचित मत प्रणाली के, या आनुपातिक के। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रकार केवल बहुसंख्यक मत ही इसका आधार है, ना कि स्पष्ट बहुमत। ये वक्तव्य प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के बारे में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। इस प्रणाली में एक दल द्वारा प्राप्त बहुसंख्यक मतों और विधायिका के लिए उसके द्वारा जीती गई सीटों के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सहसंबंध नहीं होता। यह वक्तव्य प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली की ओर संकेत करता है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रणाली में एक दल द्वारा प्राप्त बहुसंख्यक मतों और विधायिका के लिए उसके द्वारा जीती गई सीटों के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सहसंबंध नहीं होता है। यह वक्तव्य प्रतिनिधित्व की किस प्रणाली की ओर संकेत कर रहा है? तो ये कर रहा है भाई संचित मत प्रणाली की ओर। संचित नहीं भाई, ये कर रहा है भाई प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ। ये संचित मत नहीं, सीमित मत नहीं, व्यवसायिक मत नहीं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक दल द्वारा प्राप्त बहुसंख्यक मतों और विधायिका के लिए उसके द्वारा जीती गई सीटों के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सहसंबंध नहीं होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। प्रतिनिधित्व की इस पद्धति में व्यापक राष्ट्रीय हित की अवहेलना तथा प्रतिनिधियों का झुकाव क्षेत्रीयतावाद और अन्य प्रकार की संकीर्णता की ओर होता है। किस पद्धति की ओर संकेत कर किया गया है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दे भाई। तो ये संकेत किया जा रहा है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की तरफ, या आनुपातिक की तरफ, या प्रादेशिक की तरफ, या एकल संक्रमणीय की तरफ। तो प्रतिनिधित्व की इस पद्धति में व्यापक राष्ट्रीय हित की अवहेलना तथा प्रतिनिधियों का झुकाव क्षेत्रीयतावाद और अन्य प्रकार की संकीर्णता की ओर होता है, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में अमेठी का विकास तीव्र गति से हुआ, उसका एक कारण है भाई। क्या कारण है? पृथक निर्वाचन प्रणाली है? नहीं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है भाई। उत्तर प्रदेश में अमेठी का विकास तीव्र गति से हुआ है, इसका एक कारण प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय नहीं, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व नहीं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। इस प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष यह है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। किस प्रणाली की ओर संकेत किया गया है? प्रश्न नंबर 13 को उत्तर करने का प्रयास करें। किस प्रणाली का ये दोष है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है? तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख दोष है। इसमें अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। इस प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष यह है कि इससे अल्पमतीय सरकारों का निर्माण होता है। किस ओर संकेत किया गया है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो प्रादेशिक या व्यवसायिक या पृथक निर्वाचन या आनुपातिक। तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष है कि इससे अल्पमतीय सरकारों का निर्माण होता है।
प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप जिन लोगों ने अपना मत पराजित उम्मीदवारों के पक्ष में दिया है वह प्रतिनिधित्व विहीन हो जाते हैं। किस प्रणाली की ओर कहा गया है भाई? जिन लोगों ने अपना मत पराजित उम्मीदवारों के पक्ष में दिया है वह प्रतिनिधित्व विहीन हो जाते हैं, प्रतिनिधित्वहीन हो जाते हैं। किस प्रणाली की ओर इशारा किया जा रहा है भाई? तो प्रादेशिक की तरफ इशारा किया जा रहा है। सीधे ऑप्शन पे आ जाएं। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। एक एजेंट अथवा प्रवक्ता द्वारा दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? एक एजेंट अथवा प्रवक्ता द्वारा दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं भाई? तो प्रतिनिधित्व, प्रदत्त प्रतिनिधित्व या सूक्ष्मतर प्रतिनिधित्व या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या उपर्युक्त तीनों। तो एक एजेंट के द्वारा, एजेंट शब्द आ रहा भाई, एक एजेंट अथवा प्रवक्ता द्वारा किए जाने वाले प्रतिनिधित्व को प्रदत्त प्रतिनिधित्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। हंसिया और हथौड़ा साम्यवाद का आभास कराता है। हंसिया और हथौड़ा साम्यवाद का आभास कराता है और तुला न्याय का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रदत्त प्रतिनिधित्व या सूक्ष्मतर प्रतिनिधित्व या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करने का प्रयास करें। हंसिया और हथौड़ा साम्यवाद का आभास कराता है और तुला न्याय का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे प्रतिनिधित्व को क्या बोलते हैं भाई? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका बदलने का प्रमुख कारण। राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका बदलने का प्रमुख कारण क्या है? दलों में आंतरिक लोकतंत्र या दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या इनमें से कोई नहीं भाई। तो राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका बदलने का प्रमुख कारण क्या भाई? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र भी है, दलीय अनुशासन की बढ़ती कठोरता भी है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व भी है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे हो गया। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19 देखें। राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका में द्वितीय महायुद्ध के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके कारण क्या हुआ भाई? सरकार की गतिविधियों में अत्यधिक विस्तार हुआ, सही है। दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता, सही है। एक दलीय या निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20। डेविड एप्टर ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के 3 कार्यों की ओर संकेत किया है। डेविड एप्टर ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के 3 कार्यों की ओर संकेत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एप्टर के संकेत से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा मेल नहीं खाता भाई? तो केंद्रीय नियंत्रण, हाँ भाई ये संकेत किया है। गंतव्य निर्धारण भी किया है, प्रतीकात्मक नहीं किया भाई, प्रतीकात्मक नहीं किया है। संस्थागत मसान ये भी किया है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सा प्रतीकात्मक डेविड एप्टर के संकेत से मेल नहीं खाता है भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन
सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। प्रतिनिधियों के निर्वाचकों के साथ संबंधों को लेकर दो सिद्धांत प्रचलित हैं। प्रतिनिधियों के निर्वाचकों के साथ संबंधों को लेकर दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, दूसरा है आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इनमें से वर्तमान काल में क्या भाई दोनों ही उचित हैं या दूसरा सिद्धांत अधिक तर्कसंगत है या पहला सिद्धांत अधिक तर्कसंगत है या दोनों ही तर्कसंगत है? प्रश्न नंबर 21 में बताएं। तो इसमें आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ज्यादा तर्कसंगत है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। एडमंड बर्क प्रतिनिधित्व के निम्न में से किस सिद्धांत का विरोधी था? एडमंड बर्क प्रतिनिधित्व के किस सिद्धांत के विरोधी थे, ये आपको बताना है। अब आप ऑप्शन देखें फिर उत्तर करने का प्रयास करें। तो विरोधी किस सिद्धांत था? आदिष्ट प्रतिनिधित्व का या आदेशहीन प्रतिनिधित्व का या आदिष्ट एवं आदेशहीन प्रतिनिधित्व दोनों का या उपयुक्त सभी का? तो एडमंड बर्क प्रतिनिधित्व के आदिष्ट प्रतिनिधित्व सिद्धांत के विरोधी थे। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य क्या हैं? राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य बताइए आप। तो औचित्य बनाए रखने का कार्य, हाँ है ये कार्य। दबाव शमन का कार्य, ये भी है। समर्थन या सहमति उपलब्ध कराने का कार्य, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कार्य। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। निसंदेह आप एक सदस्य निर्वाचित करते हैं, लेकिन जब आप उसे निर्वाचित करते हैं तो वह ब्रिस्टल का सदस्य नहीं है, बल्कि वह एक सांसद का सदस्य है, संसद का सदस्य। यह विचार किसका है? निसंदेह आप एक सदस्य निर्वाचित करते हैं, लेकिन जब आप उसे निर्वाचित करते हैं तो वह ब्रिस्टल का सदस्य नहीं है, बल्कि वह संसद का एक सदस्य है। यह विचार देने वाला विद्वान, ऐसा वक्तव्य देने वाला विद्वान कौन है? तो ऐसा विचार प्लेटो ने दिया है या हाब्स ने या टी.एच. ग्रीन ने या एडमंड बर्क ने। तो निसंदेह आप एक सदस्य निर्वाचित करते हैं, लेकिन जब आप उसे निर्वाचित करते हैं तो वह ब्रिस्टल का सदस्य नहीं है, बल्कि वह संसद का एक सदस्य है। ऐसा विचार देने वाले एडमंड बर्क हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। सदस्य अपने निर्वाचकों के पास विधि तथा शासन के सिद्धांतों को सीखने के लिए नहीं जाता है। सदस्य जो प्रतिनिधि होता है अपने निर्वाचकों के पास विधि या शासन के सिद्धांतों को सीखने के लिए नहीं जाता। सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए पाठशाला नहीं है। प्रश्न नंबर 25 में ऐसा विचार किसने दिया है? ये टी.एच. ग्रीन का विचार है या एडमंड बर्क का या हाब्स का या प्लेटो का? तो प्रश्न नंबर 25 में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। एडमंड बर्क ने कहा सदस्य प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के पास विधि या शासन के सिद्धांतों को सीखने के लिए नहीं जाता। सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए पाठशाला नहीं है। ये विचार एडमंड बर्क ने दिया था। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। इस प्रणाली में निर्वाचित क्षेत्रों का गठन नागरिकों के अधिक कार्यात्मक या व्यवसायिक हितों के आधार पर किया जाता है, जिसका वे समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं। किस प्रणाली की ओर इशारा हो रहा है भाई? प्रश्न नंबर 26 का देखें तो ये इस प्रणाली में निर्वाचित क्षेत्रों का गठन नागरिकों के अधिक कार्यात्मक या व्यवसायिक हितों के आधार पर किया जाता है।
जिसका वे समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की ओर इशारा करा भाई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक कौन हैं? कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक गांधीवादी हैं क्या, या समाजवादी हैं, या श्रेणी समाजवादी, या मार्क्सवादी? कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक कौन है भाई? तो ये श्रेणी समाजवादी हैं, श्रेणी समाजवादी। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन है भाई? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक गांधीवादी हैं, या मार्क्सवादी, या साम्यवादी, या श्रमिक संघवादी भाई? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर देने का प्रयास करें। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन हैं? तो ये हैं श्रमिक संघवादी भाई। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। मुसोलिनी ने इटली के कारपोरेट स्टेट निगम राज में इस प्रणाली को लागू किया था। मुसोलिनी ने इटली के कारपोरेट स्टेट या निगम राज में इस प्रणाली को लागू किया था। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर देने का प्रयास करें। क्या लागू किया? आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू किया? नहीं भाई। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व लागू किया? नहीं। सीमित मत पद्धति का लागू किया? नहीं। तो क्या लागू किया? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को लागू किया है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30। यह प्रणाली व्यवस्थापिका के मंच पर जनता के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और उनके हितों को उठाने वाले प्रतिनिधियों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। किस प्रणाली की ओर संकेत किया जा रहा भाई? प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन देखें तो सीमित मत पद्धति की ओर किया जा रहा, या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की ओर, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की ओर, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ओर? तो हम आपको बताते हैं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यवस्थापिका के मंच पर जनता के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और उनके हितों को उठाने वाले प्रतिनिधियों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारक कौन हैं? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक GDS कोल हैं, या TH ग्रीन, या हाब्स, या महात्मा गांधी? तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन है भाई? GDS कोल। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। विधायिका के उच्च सदन का गठन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चाहते हैं। कौन चाहता है भाई? विधायिका के उच्च सदन का गठन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कौन चाह रहा भाई? प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन देखिए। प्लेटो चाह रहे, या TH ग्रीन, या ग्राहम वालेस, या हाब्स? तो विधायिका के उच्च सदन का गठन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चाहते हैं ग्राहम वालेस। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित दोष नहीं है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित दोष नहीं है क्या भाई? देखिए कौन सा दोष नहीं है। इस प्रणाली में व्यवसाय महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे व्यक्तिगतता लुप्त हो जाती है। ये भी दोष तो हाई है, महत्वपूर्ण दोष है। इस प्रणाली में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यवसाय महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे व्यक्तिगतता लुप्त हो जाती है। बात देख लें, इस प्रणाली में प्रतिनिधि राष्ट्र के सदस्य नहीं होते, बल्कि अलग अलग अपने व्यवसायिक संगठनों के सदस्य होते हैं। चलिए भाई, ये भी सही है, ये दोष है। आगे देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा कौन सा दोष नहीं है, तो ऑप्शन 3 देखें। जिन लोगों ने अपना मत पराजित उम्मीदवारों के पक्ष में दिया वह प्रतिनिधित्वहीन हो जाते हैं। भाई ये गलत है। चलिए अगले आए जाइए। द पे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को स्वीकार किया जाए
तो इसमें वर्तमान दलीय व्यवस्था लागू नहीं होती, ये भी दोष है। अब क्या दोष नहीं है? तो दोष नहीं है ऑप्शन सा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। यदि 10 सीटों के लिए मतदान होना है तो एक मतदाता 10 मतों का अधिकारी होता है, किंतु उसे यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो सभी सीटों के प्रत्याशियों को मत दे, या उनमें से कुछ को या अपने सभी मत एक ही प्रत्याशी को दे, या प्रधान प्रतिनिधि की निम्नलिखित में से किस पद्धति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 का देख लें भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। तो सीमित मत पद्धति, या सूची पद्धति, या आनुपातिक पद्धति, या संचयी मत पद्धति, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। 1962 से पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित पद्धति का अपनाया गया था। 1962 से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो क्या कौन सी पद्धति अपनाई गई? पृथक निर्वाचन प्रणाली? नहीं। वैकल्पिक मत प्रणाली? नहीं। द्वितीय मत प्रणाली? हाँ भाई, द्वितीय मत प्रणाली पद्धति को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। संचयी मत प्रणाली? नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। 1909 के भारत शासन अधिनियम का संबंध किससे भाई? 1909 के भारत शासन अधिनियम का संबंध द्वितीय मत प्रणाली से, या पृथक निर्वाचन प्रणाली से, या संचित मत प्रणाली से, या एक मत पद्धति से? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम का संबंध था पृथक निर्वाचन प्रणाली। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। यदि 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, तो एक मतदाता को 3 या 4 या 5 ही मत देने का अधिकार है। ऐसा किस पद्धति में होता है? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ऐसा होता है भाई, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में, या पृथक प्रतिनिधित्व में, या सीमित मत पद्धति में, या संचित मत पद्धति में? तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, सीमित मत पद्धति में। चलिए प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। अल्पसंख्यक वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रमुख पद्धति क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रमुख पद्धति क्या है? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यक वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रमुख पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। ये पद्धति जन समुदाय की लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की प्रक्रिया को दूषित और नष्ट करती है। किस पद्धति की ओर इशारा किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जन समुदाय की लोकतांत्रिक व राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की प्रक्रिया को दूषित या नष्ट करती है। ये पद्धति सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ओर इशारा कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक कौन है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक कौन है भाई? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये प्लेटो हैं, या हाब्स, या टी.एच. ग्रीन, या जे.एस. मिल? तो प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक जे.एस. मिल महोदय हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं।
इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। किसे भी कहा जा रहा है भाई? हेयर पद्धति किसे कहा जा रहा है? एकल संक्रमणीय पद्धति को, या सूची पद्धति को, या संचयी मत पद्धति को, या सीमित मत पद्धति को? तो इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति को। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। राजनीतिक व्यवस्था में इस पद्धति का झुकाव बहुदलीय व्यवस्था की ओर हो जाता है। ये किस पद्धति का है? राजनीतिक व्यवस्था में इस पद्धति का झुकाव बहुदलीय व्यवस्था की ओर हो जाता है। किस पद्धति का है? एकल संक्रमणीय पद्धति, या व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, या सीमित मत पद्धति, या संचयी मत पद्धति? प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो राजनीतिक व्यवस्था में एकल संक्रमणीय पद्धति का झुकाव बहुदलीय व्यवस्था की ओर हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। भारत में निम्नलिखित के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जा रहा? ये राष्ट्रपति चुनाव में हाँ किया जाता है, उपराष्ट्रपति चुनाव में किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। सूची प्रणाली के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्यों आवश्यक है? सूची प्रणाली के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्यों आवश्यक है? एक दलीय? नहीं भाई, एक दलीय नहीं। बहुसदस्यीय, या द्विसदस्यीय, या ऊपर तीनों प्रकार से। तो सूची प्रणाली के लिए निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक नहीं है। तो आप क्या नहीं आवश्यक देश? आवश्यक क्षेत्र बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 देख लें। सूची प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया है। सूची प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया है। कहाँ अपनाया गया है भाई? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो इसे अपनाया गया है स्विट्जरलैंड में। सूची प्रणाली को व्यापक रूप में अपनाया गया है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। प्रतिनिधित्व की ऐसी कोई प्रणाली बताइए जिसमें कोई मत व्यर्थ नहीं जाना जाता। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 में ऑप्शन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक नहीं है भाई। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और दबा के सेशन को लाइक करें, और इस चैनल को लोगों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 46 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। महात्मा मतदाता प्रतिनिधित्व की इस पद्धति की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, और उनके द्वारा डाले गए मतों की गणना तथा वितरण भी हमेशा बिल्कुल सरल नहीं होता है। ये किस पद्धति के बारे में कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 47 में तो ये आनुपातिक पद्धति के बारे में कहा जा रहा है। आनुपातिक पद्धति के बारे में कहा जा रहा है मतदाता प्रतिनिधित्व की इस पद्धति की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, और उनके द्वारा डाले गए मतों की गणना तथा वितरण भी हमेशा बिल्कुल सरल कार्य नहीं होता। किस पद्धति के बारे में कहा गया है? आनुपातिक पद्धति के बारे में। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति का सबसे बड़ा दोष प्रश्न नंबर 48 में बताइए भाई। तो ये अधिक लोकतंत्रीय, या सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व, या अस्थायी सरकारें, या कोई मत व्यर्थ नहीं जाता।
तो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति का सबसे बड़ा दोष है अस्थायी सरकारें। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। प्रतिनिधित्व की इस प्रणाली के फलस्वरूप विधायिकाएं जनता का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रणाली बन जाती है। किस प्रणाली की ओर इशारा हो रहा है? प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन देखें तो आनुपातिक प्रणाली की ओर इशारा हो रहा है। प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएं। इस प्रणाली में निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता बल्कि अम्लीय आधार पर उसकी मौसी उम्मीदवारों की सूची होती है। इस प्रणाली में निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता बल्कि दलीय आधार पर उम्मीदवारों की सूची होती है। किसमें भाई? दलीय आधार पर। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में या सूची प्रणाली में या संचित मत प्रणाली में या सीमित मत प्रणाली में? प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन देखिए भाई, वो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करें तब उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक प्रतिनिधित्व की गोपनीय मतदान व्यवस्था के विरुद्ध था? ये गुप्त मतदान व्यवस्था के विरुद्ध कौन है भाई? प्रश्न नंबर 51 देखें। ये सार्टोरी हैं, नहीं सार्टोरी पक्ष में थे, मैकफर्सन पक्ष में थे, जॉन लॉक पक्ष में थे। तो विरुद्ध कौन था? जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन क्या है? प्रश्न नंबर 52 देखें तो मात्रात्मक रूप में राजनीतिक दल के प्रति जन समर्थन का निर्धारण करना या बहुल सामाजिक समर्थन द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की समृद्ध वृद्धि या जन अभिव्यक्ति मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसम्मता सुनिश्चयन या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के अभिव्यक्ति मतों का समीकरण। तो हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली विश्वस्त करती है, क्या विश्वस्त करती है? आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या विश्वस्त कर रही है? अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व या बहुसंख्यकों को अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व या निचले वर्गों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व या देश के विभिन्न देशों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रभेद विश्वस्त करती है कि अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। इसका अगला वीडियो आपको दूसरे दिन भेजेंगे। आप इसका समापन करते हैं। चलिए, धन्यवाद।